हेलो एवरीवन, आज है 2 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया के बारे में। 46 रुपीज़ का शेयर है, सरकारी कंपनी है, ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया 46 रुपीज़ क्या वाकई में एक अट्रैक्टिव प्राइस है खरीदारी के लिए, या फिर थोड़े और नीचे के लेवल पर ये मिल सकता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एनबीसीसी इंडिया कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, इसका 46 रुपीज़ का शेयर, सरकारी कंपनी। पिछले एक महीने में अगर देखें तो पिछले एक महीने में एनबीसीसी इंडिया में 9% का ग्रोथ आया है। इस बीच अगर देखा जाए तो 40 रुपए तक भी ये टूट गया था, 46 से 40 रुपए तक टूटा, दोबारा रफ्तार पकड़ी और दोबारा अगर हम देखें पिछले एक साल का, अगर हम इसे ग्राफ देखने की कोशिश करें तो सपोर्ट कहां पर बन रहा है वो अगर देखें तो 40 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए थे और मैंने कहा था कि अगर 40 रुपए के आसपास एनबीसी से मिले तो छोड़ना मत इसको। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो भैया 50 रुपए के आसपास, मतलब 47 to 50 रुपीज़ के बीच में एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो मैं पहली चीज़ तो ये कि 46 रुपीज़ का लेवल मुझे उतना अट्रैक्ट नहीं करता है बाइंग के लिए। जो लेवल मुझे अट्रैक्ट करता है बाइंग के लिए वो है 40 to 43 रुपीज़। ठीक है, वो लेवल मुझे पसंद आता है बाइंग के लिए। और अगर हम देखने की कोशिश करें तो मिड कैप शेयर है ये, 8,340 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम की बात की तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स, अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं धीरे धीरे एनबीसीसी इंडिया में। इतना ही नहीं, अगर देखें तो प्रमोटर के पास 61.75% की होल्डिंग, हालांकि सितंबर क्वार्टर की ये शेयर होल्डिंग है, दिसंबर की अभी तक आई नहीं है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आ जाए ताकि पता चले कि भैया क्या खेल हुआ है इस क्वार्टर में। यहाँ पर अगर हम देखें तो सरकारी कंपनी है तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। जनरली सरकारी कंपनियों के कोई भी शेयर्स गिरवी नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिविडेंड 47% का पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 47 पैसे डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। एनबीसीसी इंडिया में एक अच्छी खबर है कि भैया एनबीसीसी इंडिया को तकरीबन 390 करोड़ से भी ज़्यादा की कीमत के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट हैं, इनको ड्रग वेयरहाउस जो है इटावा में, लखनऊ में, हरदोई में, उन्नाव में, कनौज में, बाई नेशनल हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा इनको भैया ये सारे प्रोजेक्ट मिले हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 390 करोड़ के आसपास की देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, कंपनी हैज बैक द कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ एडिशनल बेड्स बाय तकरीबन देखने की कोशिश करें तो इनको तकरीबन 27 से 28 करोड़ की कीमत के भी प्रोजेक्ट यहाँ पर मिले हुए हैं। और तो और कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो कंपनी हैंडल कर रही है, और कंपनी आने वाले समय में और बड़े प्रोजेक्ट जो है उसको हैंडल करती हुई नजर आ सकती है। हालांकि ओमिक्रॉन की जो केसेस बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं इनकी जो पेस है वो थोड़ी सी कम हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो नीचे के लेवल पर मैं कहूँगा 40 रुपए का लेवल खरीदारी के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। तो उस लेवल पर नजर रखो। 46 भैया मत एंट्री कर लेना, ठीक है, आगे मैं कह रहा हूँ 46 एंट्री मत कर लेना, क्योंकि 47 to 50 का जो लेवल है वो एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो उस लेवल पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होगी, 46 पर नहीं है। लेकिन 40 to 43 के बीच में अगर शेयर जाता है तो वहां पर खरीदारी के मौके डेफिनेटली बन जाते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो इनके रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं। 9,000 करोड़ के रेवेन्यू थे, अब 6,000 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिट्स देखें तो अभी भी कंपनी प्रॉफिट्स में है। 390 करोड़ का जो रेवेन्यू, सॉरी, इनका जो प्रॉफिट था वो 2020 में 100 करोड़ रहा और अब 236 करोड़, जो कि अच्छा मैं मानता हूं, धीरे धीरे तेजी लौट रही है इनके प्रॉफिट्स में। और इतना ही नहीं, और इनके जो रेवेन्यू भी है वो भी आपको आने वाले समय में बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। मैं यही कहूंगा हाल फिलहाल में कि अच्छी खासी एनबीसीसी, अभी भी थोड़ा सा महंगा नहीं कह सकते आप इसको, थोड़ा सा महंगा है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी पी रेशियो को देखें तो 37 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 73 है। तो पी रेशियो देखें तो सस्ता है ये शेयर। लेकिन जो मैंने बात करी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अगर आपको थोड़ा और सस्ता नीचे मिलता है तो नीचे के लेवल पर एंट्री के मौके हैं। अभी भी 46 कोई महंगा नहीं है अकॉर्डिंग टू इसके पी रेशियो की अगर हम बात करें तो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि रेजिस्टेंस भैया बैठा हुआ है, तो वहां पर आप थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। लेकिन 40 रुपए का जो लेवल है, 40 से भैया 40 to 43 का जो लेवल है वो डेफिनेटली अच्छा है।
खरीदारी का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है और 0% एनालिस्ट यहां पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। एनबीसीसी इंडिया की मैं बात करूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखने की कोशिश करें तो 61.75% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। म्यूचुअल फंड अच्छी खासी क्वांटिटी में है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी है, एफआईज भी है और रिटेल वालों की भी अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को यहां पर मिल रहा है। कोई ज्यादा बड़े चेंजेस शेयर होल्डिंग पैटर्न में नहीं देखने को मिले हैं। दिसंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक कोई बड़े चेंजेस नहीं है, जितने थे उतने ही हैं। कोई मेजर आप नहीं कह सकते कि अच्छा यार इन लोगों ने ज्यादा बेच दिया, इन लोगों ने ज्यादा खरीद लिया, ऐसा कुछ नहीं है। जितना था उसके आसपास ही ये भटक रहा है। एनबीसीसी को लेकर मैं यही कहूंगा कि देखो ये शेयर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए पसंद आता ज़रूर है कि यहाँ पर हर नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके हैं। इससे पहले भी आप देखेंगे तो 40 रुपए के लेवल इसने छुआ है और वहाँ से अच्छा बाउंस बैक इसने दिखाया है, फिर टूटकर वापस 40 पर आया है, फिर वहाँ से बाउंस बैक आया है, फिर टूटकर 40 पे आया, फिर वहाँ से बाउंस बैक आया है। तो 40 रुपए का लेवल मुझे पसंद आता है खरीदारी के लिहाज से। और अगर मैं 10 साल का इसका ग्राफ अगर देखूं तो 10 साल का जो एनबीसीसी इंडिया का ग्राफ है वो आई थिंक उतना अट्रैक्टिव नहीं है। हालांकि 10 साल का ग्राफ है ही नहीं, 2012 से इसका था। तेजी आई जरूर थी 2017 तक, भैया कह सकते हैं ये एकदम रॉकेट था। 2014 से लेकर 2017 में एक रॉकेट बन गया था ये। लेकिन 2017 के बाद एक लगातार गिरावट हमें देखने को मिली और शेयर भैया ऐसा था कोरोना काल में कि 15 रुपए तक भी टूट गया था और वहां पे मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन कई ज़्यादा देखने को मिली थी। कई सारे वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाए भी थे। और अब मैं कहूँगा कि देखो एनबीसीसी 40 पे खरीदो, ठीक है, और 47 से लेकर 50 के बीच में बेचो और एग्जिट कर जाओ। इस तरीके से आप यहाँ पर खेल सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म की पोजीशन अभी नहीं बनानी चाहिए जब तक कंपनी ठीक ठाक अपने रिपोर्ट्स मतलब अब जो रिजल्ट्स है वो नहीं दिखाती है। और दूसरी एक और चीज़ है, लॉन्ग टर्म में यहाँ पर अगर आप पोजीशन बनाते हो तो लॉन्ग टर्म की एक बड़ी इवेंट शायद हो सकती है, वो ये होगा कि भैया आने वाले समय में शायद सरकार इसको प्राइवेटाइज कर सकती है। और अगर सरकार इसको प्राइवेटाइज करती है तो इसकी वैल्यू जो है वो अनलॉक होती हुई नजर आएगी, तो तब एक बड़ा विस्फोट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए एनबीसीसी देखो, हर सरकारी कंपनी है वो डेफिनेटली अंडर वैल्यूड ही होती है हमेशा। और मैं यही कहूंगा एनबीसीसी को लेकर भी कि कंपनी बेहतर है, शानदार है, अच्छे खासे प्रोजेक्ट है इनके पास, कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही, कंपनी के रेवेन्यू भी शानदार है, प्रमोटर की भी होल्डिंग अच्छी खासी यहाँ पर है। लेकिन खरीदारी के मौके 40 के आसपास जो 40 to 43 का जो लेवल है वहां पर मुझे रिस्क जो होता है वो कम नजर आता है और रिवॉर्ड ज्यादा है। 46 रुपीज का जो लेवल है खरीदारी का वो मुझे लगता है कि रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड यहाँ पर कम है। तो इसीलिए मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट करें। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास है तो आप बेच दें यहाँ पर। हाँ, बेचने के मौके 50 रुपए के आसपास आएंगे, इस लेवल के आसपास नहीं। लेकिन फ्रेश बाइंग के मौके मुझे अभी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर आपको 42 के आसपास भी मिल जाए तो डेफिनेटली आप उस लेवल पर एंट्री कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।